हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मालविका दहूजा, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट अमृतसर एंड पठानकोट। आज हम बात करते हैं पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम के बारे में। एक महिला की रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल की अगर बात करें तो 18 ईयर्स से 45 ईयर्स तक की एज ग्रुप के जो महिलाएं होती हैं वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होती हैं, जिनकी स्टार्टिंग अगर हम बात करें मेनार्की से शुरू होता है। मेनार्की का क्या मतलब होता है? मेनार्की का मतलब पीरियड्स या मेंसेस की शुरुआत होना, कि 18 साल की उम्र में जब किसी लड़की को पहली बार पीरियड्स होते हैं, उस वक्त को, उस स्टेज को रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल की हम मेनार्की कहते हैं। फिर हमारे जो मुख्य स्टेजेस आते हैं इस रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल में, उनमें से कुछ हैं प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, और आज जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं उस बारे में अगर बात करें उसे कहते हैं मीनोपॉज। मीनोपॉज क्या होता है? मीनोपॉज एक ऐसी स्थिति होती है कि जिस महिला की रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल ख़त्म होने वाली होती है, उसके पीरियड्स धीरे धीरे कम होकर बंद होने लगते हैं। जो स्टेज जिसमें हमारे महिलाओं के पीरियड धीरे धीरे कम होकर बंद होने लग रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं पेरीमेनोपॉज। जब उसके बाद 45 इयर्स की एज ग्रुप में एक साल लगातार हर महीने अगर महिला को कोई पीरियड्स नहीं आते हैं तो हम उसे मेनोपॉज घोषित कर देते हैं। अब अगर इन 3 स्टेजेस की डिफरेंट स्टेजेस की अगर हमने बात करें तो उस सब के दौरान कुछ ना कुछ फिज़िकल और मानसिक लक्षण आते हैं, और उसमें कईयों को, फीमेल्स को साइकियाट्रिस्ट की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। परंतु अगर हम बात करें मेनार्की की स्टार्टिंग, प्रेगनेंसी से पहले, लैक्टेशन के दौरान, अक्सर महिलाओं को उनकी गार्जियन से, मदर इन लॉज से, सिस्टर्स से, फ्रेंड्स वगैरह से इन सब की सिम्टम्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि ऐसे मेनार्की होती है, ऐसे पीरियड शुरू होते हैं, ऐसे हमें उसको हैंडल करना है, इस टाइम पे ऐसा करना है। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम भी हमें काफ़ी गाइडेंस मिल जाती है, तो हम साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड रहते हैं कि हाँ, ऐसे कुछ लक्षण आने वाले हैं जिनसे हमें घबराना नहीं है, और अधिकतर औरतें इससे कोप कर जाती हैं। अब अगर बात करें मीनोपॉज की, तो मीनोपॉज और पेरीमेनोपॉजल टाइम पे अक्सर महिलाओं को गाइडेंस नहीं मिल पाती है अपने सोसाइटी से, तो वो प्रिपेयर्ड नहीं रहती हैं साइकोलॉजिकली कि उनको कुछ सिम्टम्स शरीर के और मानसिक उस टाइम पे आते हैं, तो वो उनसे बहुत ज़्यादा परेशान या ओवरवेल्म फील करती हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। हालांकि अगर हम बात करें कि कुछ हार्मोन्स की चेंजेस की वजह से, जैसे मेनोपॉज के दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के जो हार्मोन्स होते हैं एकदम बंद हो जाते हैं रिलीज़ होना बॉडी से, और उस टाइम पे ओवरी जो हमारी फीमेल्स में हमेशा हर महीने जैसे ओवरी रिलीज़ होती है, और जिसके वजह से पीरियड्स होते हैं वो बंद हो जाती है एग रिलीज़ करना। तो उस टाइम पे जो फिज़िकली और मेंटली सिम्टम्स आते हैं उनको हम नॉर्मल सिम्टम्स के रूप में देखते हैं महिलाओं में, जिसे कहते हैं पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम। मतलब मेनोपॉज के बाद पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम कुछ लक्षणों का, सिम्टम्स का ग्रुप को कहते हैं, जिसमें बहुत सारे फिज़िकल सिम्टम्स भी आते हैं और बहुत सारे साइकियाट्रिक सिम्टम्स भी आते हैं, जिसे हमें नॉर्मली डील करना होता है। हमें समझाना होता है महिला को कि ये एक नॉर्मल बॉडी का और साइकियाट्रिक सिम्टम है, जिसको आप डील कर सकते हैं, उससे कोप अप कर सकते हैं, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन सिम्टम्स में फ़िज़िकल सिम्टम्स की बात करें तो उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: हॉट फ्लैशेस, वजाइनल ड्राइनेस, पेशाब का एकदम से इनकॉन्टिनेंस जिसे कहते हैं, पेशाब का एकदम से छूट जाना, कॉन्स्टिपेशन जैसा रहना, और इत्यादि। जैसे ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हमें गायनेकोलॉजिस्ट जनरली बताते हैं कि ये एक नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं मेनोपॉज के दौरान, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं होती है।
और कुछ मेंटल सिम्टम्स की, फिज़िकल सिम्टम्स के अलावा जो साइकेट्रिक सिम्टम्स की बात करें तो उनमें से कुछ होते हैं इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ाहट, मूड स्विंग्स हो जाना, अचानक से गुस्सा आ जाना, अचानक से बहुत सैड फील करना, या फिर एकदम से बहुत घबराहट फील करना। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि बहुत नॉर्मल होते हैं उस टाइम पे, जब पोस्ट मेनोपॉजल टाइम पे, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की बॉडी में एकदम से कमी आती है, तो ये सिम्टम्स होने स्वाभाविक हैं। लेकिन अक्सर हमारे पास जो महिलाएं आती हैं उन्हें इस बारे में नहीं मालूम होता। तो सबसे अच्छा मेरे ख्याल से ऐसे पेशेंट्स के लिए गाइडेंस यही होती है कि हम उन्हें बैठ के समझाएं कि ये कुछ जो सिम्टम्स हैं इससे आपको घबराना नहीं हो। लेकिन अगर ये सिम्टम्स आपकी लाइफ में इस दौरान पूरे दिन रहने लगे और आपको डिस्टर्ब करने लगे, आपको इससे अपनी लाइफ में, अपनी सोशल लाइफ में, अपने ऑक्यूपेशनल लाइफ में डिस्टर्बेंस महसूस होने लगती है, जैसे कि इस इरिटेबिलिटी या इस मूड स्विंग्स या सडन सैडनेस ऑफ मूड की वजह से, घबराहट की वजह से आप अपनी दिनचर्या नहीं फॉलो कर पा रहे हो, घर के काम नहीं कर पा रहे हो, चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, काम में आपको दिक्कत आ रही है जब अगर आप जॉब करती हैं, तो ये सिम्टम्स दिक्कत दे रहे हैं और ये इतने ज़्यादा हैं कि आप उनको नहीं सह पा रही हैं। तो यस, इस टाइम पे साइकेट्रिस्ट्स को दिखाना गायनेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ बहुत ज़रूरी होता है। 20% पेशेंट्स ऐसी होती हैं इस दौरान जिन्हें गायनेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ साइकेट्रिस्ट ट्रीटमेंट देना मस्ट होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये 20% में से भी बहुत कम फीमेल्स साइकेट्रिस्ट के पास आती हैं जनरली, क्योंकि उनको इस बारे में मालूम ही नहीं होता है कि ये दिक्कत है। तो साइकेट्रिस्ट के पास जाना अक्सर इस पूरे ट्रीटमेंट में ऑल टुगेदर मिस हो जाता है। तो जब आप साइकेट्रिस्ट के पास आती हैं तो वो 2 तरीके के ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपके साथ डिस्कस करती हैं और आपको ट्रीटमेंट देते हैं। कुछ होती हैं ड्रग्स के साथ, जिसमें आपको ये बहुत ज़्यादा जो सिर में दर्द रहना, हॉट फ्लशेस रहना, चिड़चिड़ाहट रहना, मूड स्विंग्स रहना, इसके लिए कंट्रोल करने के लिए मेडिकेशंस आपको दी जाती हैं। इसके साथ साथ जो आपके हाथ में जो आप अपने घर में कर सकती हो, जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करें, तो उसमें हम कुछ टिप्स आपको बताते हैं कि इस दौरान आप क्या क्या कर सकती हैं और क्या क्या आपको अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि अब आप जैसे इस टाइम पे ये बिल्कुल ना समझिए कि मेरा मेनोपॉज आ गया है कि अब मैं रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं रह गई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एज इज़ जस्ट अ नंबर। आप इस चीज़ को बिल्कुल ना सोचिए कि मेरे तो पीरियड्स नहीं आते हैं, मैं यूज़लेस हूँ, मैं रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। इस चीज़ में आप सेक्स लाइफ आप इक्वली एंजॉय कर सकती हैं, इसके बावजूद कि आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। उसके दौरान आप अपने पूरे टाइम टेबल को एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक नियम अनुसार ही रखिए। टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें, अपने लाइफस्टाइल में ज़रूर योगा, प्राणायाम, प्रेयर्स सबको इंक्लूड करें, अपनी हॉबीज़ को फॉलो करें, अपने आप को ज़रूर टाइम दें 1 घंटा दिन में अपने लिए, सिर्फ अपने लिए जिसे कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम जो आपको दिन भर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉलो करनी पड़ती हैं, उसके अलावा दिन में एक बार एटलीस्ट 30 मिनट्स की ब्रिस्क सैर, जिसे कहते हैं ब्रिस्क वॉकिंग, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे 1 हफ्ते में 5 दिन ऐसा करेंगे तो आप काफ़ी मतलब अपनी मेंटली वेलबींग और फिज़िकल वेलबींग के लिए काफ़ी अच्छे स्ट्रक्चर के लिए, अच्छे रूटीन की फॉलो करेंगे। इसके अलावा आप अपने टाइम टेबल में इनकलकेट कर सकती हैं चीज़ें, जैसे कि जो आप अपने लाइफस्टाइल में पहले करती थी जो अब नहीं कर पा रही हैं, जो आपकी पहले हॉबीज़ थी, जो पहले आप चीज़ें पसंद करती थी। जैसे कि कुछ लोगों को इस एज में अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी उम्र के फ्रेंड्स के साथ बात करना बहुत पसंद है, उनके साथ पाठ पूजा करना,
संडे को सत्संग में जाना, उनके साथ सोशलाइज करना, सब बहुत ज़रूरी होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि इस एज ग्रुप में अपनी फ़िज़िकल वेलबींग, जैसे कि और फिज़िकल कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं, जैसे डायबिटीज़, ऑस्टियोपोरोसिस, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, इन सब का कंट्रोल और इन सब की दवाइयाँ लगातार खाएं। सिर्फ मेंटल वेलबींग से प्रॉपर और सिर्फ पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स को गायनेकोलॉजिस्ट के ट्रीटमेंट से आपका होलिस्टिकली इलाज करना गलत होगा। आप अपने पूरे फिज़िकल फिटनेस के लिए जो भी और फिज़िकल आपके दिक्कतें इस एज ग्रुप में आने लगती हैं, जो कि विद एज आती ही हैं, उसको ज़रूर साथ साथ नियमित रूप में फॉलो करें अपने डॉक्टर्स के साथ। आई थिंक इतना ही हम डिस्कस करेंगे। आप अपनी इस बारे में जो भी आपका कहना है, अपनी क्वेरीज, सजेशंस, कमेंट्स हमारे को ज़रूर पोस्ट करें, और अगर आप हम से डिस्कस करते हैं तो हम आपकी और बेटर हेल्प कर पाएंगे। इस टॉक से आपको हमसे जो भी गाइडेंस मिल पाई उसके लिए हम और आपके लिए इम्प्रूव वीडियोस के लिए कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू।